हेलो दोस्तों, टॉप हिलिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शैलेंद्र उपाध्याय और अब हम राष्ट्रकूट वंश की चर्चा करते हैं, जो त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लेने वाला तृतीय वंश था। ठीक है, पुनः हम इसी मैप को देखते हैं कि त्रिकोणीय संघर्ष किन किन वंशों के बीच में हो रहा था। गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश तथा राष्ट्रकूट वंश। तो पिछली कक्षाओं में हमने गुर्जर प्रतिहार वंश की चर्चा की, पाल वंश की चर्चा की और फिर अब हम राष्ट्रकूट वंश की चर्चा करते हैं। सबसे प्रमुख कारण क्या था? तीनों वंश के जो राजा थे उनकी साम्राज्यवादी नीति। ठीक है, और यहां पर जब साम्राज्यवादी नीति हम देखेंगे, ठीक है, साम्राज्यवादी नीतियां जो हम देखेंगे, वो साम्राज्यवादी नीतियां है ना, कहां पर केंद्रित होगी? कन्नौज पर अधिकार को लेकर के केंद्रित होंगी, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि गंगा यमुना के जो यहाँ पर मैदानी भाग हैं जो कि काफी उपजाऊ हैं, उनको लेकर के केंद्रित थी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर राष्ट्रकूटों की चर्चा करते हैं। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश है ना, यदि इनका मतलब हम देखें तो राष्ट्रकूट का मतलब होता है यहाँ पर राष्ट्र के प्रमुख। ठीक है, राष्ट्रकूट है ना, दक्षिण भारत में चालुक्य जो एक वंश था, उस चालुक्य वंश के क्या थे, है ना, चालुक्यों के अधीन सामंत थे। अच्छा देखिए, यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आपको देखने को मिलेगी कि हम मध्यकालीन इतिहास में जितने भी राजवंशों की चर्चा हमने की अभी तक, उन सभी राजवंशों में एक चीज कॉमन है, कोई ना कोई किसी न किसी का सामंत होगा। ठीक है, कालांतर में वही सामंत अपनी है ना स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर देंगे और स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करने के बाद वो एक इंडिपेंडेंट राजा बन जाएंगे। ठीक है, सम्राट बन जाएंगे और यदि काबिलियत होगी तो वो है ना महान सम्राट बन जाएंगे, अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना कर देंगे। लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं सामंत से हुई है ना। यही तो है यहाँ पर कि मध्यकाल जो है ना, मध्यकाल की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, है ना, इसीलिए इसको मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। मध्यकाल की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, उनमें से सबसे प्रमुख जो विशेषता है वो है सामंतवाद, है ना। इस पूरे दौर में, मध्यकाल के पूरे दौर में यहाँ पर आपको सामंतवाद की व्यवस्था देखने को मिलती है ना। राजनीतिक विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है। यहाँ पर एक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं होती है, यहाँ पर राजनीतिक विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है। और सिंपल सी बात है यार, जहाँ जहाँ पर सामंतवाद होगा ना, वहाँ पर राजनीतिक विकेंद्रीकरण होना तय है। तो यहाँ पर राजनीतिक विकेंद्रीकरण आपको देखने को मिलता है। जब सामंतवाद होता है और राजनीतिक विकेंद्रीकरण होता है ना, तो उसका तीसरा सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि अर्थव्यवस्था में गिरावट देखने को मिलती है। जो अर्थव्यवस्था जो होती है, वो अर्थव्यवस्था द्वितीयक क्षेत्र से ट्रांसफर होकर के वापस से आपके प्राथमिक क्षेत्र की ओर मूव करने लगती है। मतलब उद्योग धंधे बर्बाद होने लगते हैं, और जब उद्योग धंधे बर्बाद होते हैं तो शहरीकरण से, है ना, शहरीकरण के विपरीत प्रक्रिया चालू होती है, और उस विपरीत प्रक्रिया के कारण लोग, है ना, आप ऐसा बोल सकते हो ग्रामीणीकरण, ठीक है, या फिर शहरीकरण के विपरीत एक प्रक्रिया जहां पर लोग शहरों से गांवों की ओर पलायन करने लग जाते हैं। ठीक है, क्यों पलायन करने लग जाते हैं? क्योंकि एनार्की सी फैली हुई है, हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है। तो उद्योग धंधे करने के लिए जो एक उचित जो होना चाहिए, एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, तो लोग वापस शहरों से गांवों में और बढ़ते हैं। तो मध्यकाल के इतिहास में हमने बहुत सारे ऐसे शहर थे जिनका पतन होते देखा है। एक समय था जब मध्यकाल के शुरुआती दौर में वो बहुत बड़े शहर रहे थे, ठीक है, लेकिन इसी प्रक्रिया के चलते वो शहर आज उनका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है, वो शहर ही नहीं है आज। ठीक है, तो ये मध्यकाल की कुछ विशेषताएं हैं। ये व्यवस्था सिर्फ भारत के इतिहास में ही नहीं है, यदि हम विश्व के इतिहास में भी देखें तो यूरोप में भी ये जो मध्यकाल का दौर था, यहाँ पर सेम व्यवस्थाएं थी। सामंतवाद के इसी दौर में यदि हम देखें तो जब सामंतवादी व्यवस्था होगी ना, तो मध्यकाल का यही दौर है ना, किसमें परिवर्तित हो जाता है? अंधकार के युग में, है ना। इसको अंधकार का युग भी बोलते हैं। क्यों अंधकार का युग? इस वजह से भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हर कोई अपनी सत्ता बचाना चाहता है। छोटे छोटे से राजा हैं
जिनको हम राजा बोलना भी सही नहीं होगा, है ना, जो महाराज की उपाधि लेकर के बैठे हुए अपनी सत्ता बचाना चाहते हैं। जब अपनी सत्ता बचाना चाहते हैं तो वो है ना समाज को एक बंद व्यवस्था की ओर ले जाते हैं, और बंद व्यवस्था ऐसी व्यवस्थाएं हो जाती है जिसमें इंसान को किसी भी बाहर का कोई सा भी एक नया विचार भी एक्सेप्ट करने के लिए बोला जाता है कि नहीं किया जाएगा, है ना। इस दौर में, मध्यकाल के दौर में, भारत में अनेक ऐसे धर्मशास्त्र लिखे गए जिनमें ऐसा लिखा गया कि भारत के पार जाना मना है, समुद्र पार करना मना है ना, कहीं वहाँ जा कर के इंसान वहाँ के कुछ नए विचार लेकर के इंडिया में ना आ जाए। ये काल ऐसा था जिसमें भारत के लोग, भारत के जो भी सम्राट या फिर इन लोगों को राजा बोल दो या सामंत बोल दो, विश्व में जो भी गतिविधियाँ हो रही थी, जो राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे, उनसे बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। तो इस वजह से इस युग को अंधकार का युग भी कहते हैं, है ना। बहुत सीमित ज्ञान होता है और वो सीमित ज्ञान भी बहुत कम लोगों तक होता है ना। तो ये सामंतवाद का युग था। इसके हम, है ना, नकारात्मक परिणाम भी देखेंगे, है ना। बहुत बड़े नकारात्मक परिणाम होंगे जब कुछ लोग आ करके इंडिया पर आक्रमण करेंगे और भारत के लोग उनके आक्रमण से बचने में असक्षम होंगे। समझेंगे हम उस बात को, लेकिन अभी यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, राष्ट्रकूटों के बारे में। तो राष्ट्रकूट भी क्या थे, है ना, चालुक्यों के क्या थे, सामंत थे, ठीक है। इन्होंने इनकी राजधानी मान्यखेत को बनाया, हम पढ़ेंगे मान्यखेत के बारे में, है ना। ये गंगों की राजधानी थी, उस पर कब्जा इन लोगों ने कर लिया आगे चल करके, ठीक है। त्रिकोणीय संघर्ष में, है ना, सर्वाधिक धन की प्राप्ति राष्ट्रकूटों को हुई। मैंने आपको बताया था कि कन्नौज, है ना, कन्नौज एक आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था, और जहां आर्थिक गतिविधियों का केंद्र होगा वहां पे धन की उपलब्धता होगी। तो ये जाते थे, वहां पे प्रतिहारों को हराया, पालों को हराया, वहां से इनका साम्राज्य विस्तार नहीं हुआ वहां तक, लेकिन एक चीज हुई, इनको, है ना, धन की प्राप्ति हो गई वहां से, ठीक है। साम्राज्य विस्तार संपूर्ण दक्कन, मालवा, मध्य भारत, है ना, वहां पर इन्होंने अपना, है ना, जैसे पालों ने भी क्या किया था, धर्मपाल ने वहां पर अपने संरक्षण में एक इंसान को बैठाया, प्रतिहारों ने भी अपने इंसान को बैठाया। इन्होंने वहां पर साम्राज्य विस्तार नहीं किया, वहां गए, धन लूट करके आ गए, ठीक, ये हुआ, ठीक है। इसके अलावा यदि हम देखें तो राष्ट्रकूट शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासकों के बारे में यदि हम चर्चा करें तो वो कौन थे, दंतीदुर्ग, जो कि संस्थापक थे। संस्थापक के बाद कृष्ण प्रथम के बाद ध्रुव, सबसे महत्वपूर्ण शासक जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि ध्रुव ने त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया था, है ना। वापस से मैं इस पॉइंट को दोहरा रहा हूं, ठीक है। और वो पॉइंट क्या है कि प्रतिहार जो वंश के राजा थे, जिनका नाम था वत्सराज, त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लेने वाले प्रथम शासक। पाल वंश के जो राजा थे उनका नाम था धर्मपाल, त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लेने वाले प्रथम शासक। उसी तरीके से त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लेने वाले प्रथम शासक जो थे वो थे ध्रुव, राष्ट्रकूट वंश के। इनके बाद गोविंद तृतीय आएंगे, त्रिकोणीय संघर्ष में बराबर भाग लेंगे। अमोघ वर्ष एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी पर्सनैलिटी हैं जिनके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इंद्र तृतीय आएंगे, कृष्ण तृतीय आएंगे, ठीक है, और राष्ट्रकूट वंश खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दंती दुर्ग के बारे में। देखिए, ये राष्ट्रकूट साम्राज्य का विस्तार है जो कि कहाँ तक था, कांचीपुरम तक, इधर तंजौर तक, चेर, पांड्य, और ये इनके सीमावर्ती राष्ट्र थे, ठीक है। देखते हैं, आगे चलते हैं, दंती दुर्ग के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो दंती दुर्ग चालुक्य के अधीन क्या थे, एक सामंत थे। चालुक्य राजा भी कौन थे, उनका नाम क्या था, कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन द्वितीय के अंतर्गत ये सामंत थे, ठीक है। अब कीर्तिवर्मन के ही सामंत थे, लेकिन फिर वही बात है, जब जब भी यहाँ पर क्या होगा, सामंतवादी व्यवस्था ही ऐसी होती है, जब जब जो राजा एक कमजोर होगा, वो सामंत थोड़ा भी पावरफुल हुआ तो वो तुरंत राजा पे आक्रमण कर देगा और खुद को स्वतंत्र घोषित कर देगा। यहाँ पर यही हुआ, चालुक्य जो राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय थे कमजोर पड़े और दंती दुर्ग एक योग्य शासक थे, हरा दिया, और यहाँ पर अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी 8वीं सदी में, ठीक है। ये 8वीं सदी, 9वीं सदी, है ना, ये जो क्रोनोलॉजी है ना, ये आपको पता होनी चाहिए,
ठीक है। इस प्रकार से ही एक यूपीएससी में इस साल एक क्वेश्चन आया था, उसमें क्रोनोलॉजी पूछी हुई थी, उसमें राजा भोज का भी नाम दिया हुआ था, है ना, कि ये इस समय के राजा थे। तो एक क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, कब कौन था, एक कंटेम्प्रेरी जो राजाओं के नाम है ना याद होने चाहिए, जरूरी है ना। दंती दुर्ग का जो मतलब होता है वो क्या होता है, वह जिसके हाथी ही उसके किले का कार्य करते हैं। मतलब इससे समझ में आता है कि यहाँ पर जो दंती दुर्ग जो थे, है ना, दंती दुर्ग के जो हाथियों की जो सेना थी, इतने अच्छे किस्म के हाथी थे और हाथियों की सेना इतनी बलवान थी कि वो एक किले का कार्य करती थी। ठीक है, हाथियों की सेना सबसे अच्छी राष्ट्रकूटों की, घुड़सवारों की सेना सबसे अच्छी किसकी, प्रतिहारों की। क्यों प्रतिहारों की, क्योंकि प्रतिहारों के अंतर्गत गुजरात के उस समय के प्रमुख बंदरगाह आते थे और गुजरात के प्रमुख बंदरगाहों से उनको अच्छे किस्म के घोड़ों की प्राप्ति होती थी, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग है हिस्ट्री पढ़ना, है ना, ऐसे ही हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ कुछ छोटे छोटे वर्ड होते हैं, उन वर्ड से बहुत बड़े बड़े मीनिंग्स निकल के आते हैं। क्यों, क्योंकि यार यहाँ पर है ना या प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में देखो या मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में देखो, यहाँ पर कोई एक डिस्टिंक्ट सोर्स नहीं है कि बस इसको उठा करके पढ़ा और हमारा इतिहास कंप्लीट हो गया। मल्टीपल सोर्सेज हैं, यहाँ से वहाँ से हम, है ना, नॉलेज एकत्रित करते हैं। सब लोगों के द्वारा कही हुई बातें, कहीं पे अभिलेख में कुछ लिखा है, कहीं पे किसी की पुस्तक में कुछ लिखा है, कहीं पे सिक्के पे कुछ आकृति प्राप्त हुई है। इन सब से इतिहास को निकालते हैं और वो निकाल के आपके सामने रखते हैं। ठीक है, अगला देखें तो उपाधियां, फिर वही वाली बात है, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, पृथ्वी वल्लभ, है ना, खड़वालोक, ठीक है, आदि इनको उपाधियां प्राप्त थी। और ये इस प्रकार की उपाधियां किसको मिलती हैं, जो सामंतों के प्रमुख होते हैं, सामंतों के ऊपर होते हैं। महाराजा, महाराजाओं के ऊपर महाराजाधिराज। ठीक है, दंती दुर्ग के बारे में हुआ। अब दंती दुर्ग से आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। दंती दुर्ग पल्लव सम्राट नंदीवर्मन, है ना, नंदीवर्मन द्वितीय जो थे, इनके ससुर थे, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि नंदीवर्मन द्वितीय, है ना, पल्लवास फ्रॉम वेयर, पल्लवास फ्रॉम कांचीपुरम, कांचीपुरम के पल्लव। ठीक है, तो वहां पर नंदीवर्मन द्वितीय जो थे, इनके ससुर थे और इन्होंने इनके ससुर की सहायता करी, कैसे, चालुक्यों के खिलाफ। ठीक है, ये खुद चालुक्यों के सामंत थे, चालुक्यों से खुद स्वतंत्र हुए, पल्लवों की भी सहायता करी, है ना, नंदीवर्मन द्वितीय की, है ना। इंटरेस्टिंग बातें हैं। ठीक है, प्रतिहारों को पराजित कर मालवा को अपने अधीन किया। मतलब मालवा, है ना, प्रतिहारों के अधीन रहा, मालवा राष्ट्रकूटों के भी अधीन रहा है। ठीक है, मालवा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है, क्योंकि मालवा से दक्षिण पथ होकर गुजरता था। मालवा पर अधिकार करना बड़ा इंपॉर्टेंट था, दक्षिण पथ होकर गुजरता था। और दक्षिण पथ उस समय का प्रमुख व्यापारिक मार्ग था। यदि आपका इस प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर अधिकार है तो आपके राज्य में अच्छा खासा पैसा आ जाएगा, क्योंकि व्यापारिक मार्ग, है ना, आपका अधिकार है, आप वहां से अच्छा टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। उत्तर पथ स्वामी, है ना, मतलब संपूर्ण उत्तर पथ पर आपका अधिकार। और उत्तर पथ से दक्षिण पथ कनेक्ट होता था, है ना, यहाँ कहीं उत्तर पथ दक्षिण पथ कनेक्ट हुआ और ये उत्तर पथ प्राचीन रेशम मार्ग से कनेक्ट होता था। तो ये जो पथ थे, जो व्यापारिक मार्ग थे, आज भी व्यापारिक मार्गों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है ना। दिल्ली मुंबई, है ना, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, DMIC, है ना, बना रहे हैं, व्यापारिक मार्ग बन रहा है। ठीक है, तो वो व्यापारिक मार्ग हो जाएगा भाई, उसमें इतना विकास होगा उस पूरे एरिया का, है ना। क्यों होगा, क्योंकि आप समझते हैं, है ना, कि इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, कलिंग और कौशल राजाओं को भी पराजित किया दंती दुर्ग ने। ठीक है, तो मालवा बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, हर कोई राजा यहाँ पर भी अधिकार करना चाहता था दक्षिण पथ की वजह से। ठीक है, इनके बाद आते हैं कृष्ण प्रथम के बारे में। कृष्ण प्रथम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, जैसे कि दंती दुर्ग के चाचा और उत्तराधिकारी भी थे। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था फैक्ट है कि भाई भतीजे के बाद में चाचा यहाँ पर सम्राट बने, लेकिन फैक्ट है। ठीक है, तो उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम ने क्या किया, बदामी के चालुक्य,
है ना, वही बादामी के चालुक्य कीर्तिवर्मन द्वितीय, है ना, उनसे स्वतंत्र हुए थे। यहाँ पर बादामी के चालुक्यों को पूर्णतः समाप्त कर दिया, पूर्णतः खत्म हो गए, है ना। आगे जो आएंगे वो कल्याणी के चालुक्य आएंगे, ये बादामी के चालुक्य चल रहे हैं अभी, ठीक है। बादामी के चालुक्यों का अस्तित्व पूर्णतः समाप्त कर दिया। इसके बाद यदि हम देखें, संपूर्ण कर्नाटक कोंकण को अपने अधीन कर दिया, पूरे कर्नाटक पर इनका अधिकार हो गया, कोंकण पर अधिकार कर दिया। गंगों की राजधानी आगे चल करके इनकी बहुत बहुत महत्वपूर्ण राजधानी बनी, कौन सी, मान्यखेत, है ना। कभी कभी सीधा सा एक क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रकूटों की राजधानी कौन सी थी, तो आप कहेंगे मान्यखेत थी, ठीक है। कृष्ण प्रथम ने भी क्या किया, राजाधिराज परमेश्वर की उपाधियां धारण की, है ना। वही वापस से वही वाली बात है, राजाधिराज की उपाधि, है ना, कौन, सामंतों के प्रमुख, है ना, ये उपाधियां धारण करते थे, ठीक। कृष्ण प्रथम के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, एलोरा की गुफाएं, है ना। कृष्ण प्रथम ने सुप्रसिद्ध एलोरा के गुहा मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, है ना, मतलब ऐसे चमत्कार भी हुए हैं, है ना, प्राचीन भारत के इतिहास में या मध्यकालीन भारत के इतिहास में देखें कि एक ही पत्थर को काट कर इसका निर्माण किया था, है ना। ऐसे बहुत सारे लोगों को बुलाया, शिल्पकारों को बुलाया, है ना, जो कि, है ना, चीनी हथौड़ा ले करके एक पहाड़ के ऊपर बैठे। अब पहाड़ क्या था, एक पूरा एक पत्थर था। इस मंदिर को, है ना, ये मंदिर आपको बताता हूँ, ये द्रविड़ कला का अनुपम उदाहरण है। मैं आपको बताता हूँ, ये मंदिर का फोटो बहुत अच्छे से हम देखेंगे, एक बड़ा अच्छा सा इमेज दिया हुआ है किसका, द्रविड़ कला का, है ना। ये द्रविड़ कला आपने देखा होगा, भारत में दो प्रकार की, है ना, मंदिर शैलियाँ प्रचलित हैं, है ना। एक नागर शैली, है ना, या नगर शैली भी बोलते हैं इसको, ठीक है, नगर स्टाइल, और दूसरा कौन सा है, द्रविड़ स्टाइल, ठीक है। और ये जो द्रविड़ स्टाइल है ये दक्षिण भारत की है, और नगर स्टाइल जो थी वो नगरों में होती थी, वो उत्तर भारत की है, ठीक है। इसका बड़ा फेमस सा एक फोटोग्राफ आप देखिए, सबसे पहले ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक पहाड़ था, उस पहाड़ के ऊपर लोग बैठे और नक्काशी करने लगे, उसको खोदने लगे, और एक ही पत्थर को काट करके इतना खूबसूरत मंदिर बना दिया ये, ठीक है, कैलाशनाथ मंदिर, है ना। यहाँ पे 16 गुफाएं हैं। जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तब आपको उन गुफाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है, ठीक है, कि कौन कौन सी गुफाएं, कौन सी गुफा में क्या है। तो बड़ा फेमस सा मंदिर बनाया, काफ़ी, लगभग शुरुआत कृष्ण प्रथम के टाइम पे हुई थी, आने वाले 100 सालों तक लोगों ने इसमें काम करते रहे हैं। तो बहुत फेमस है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है।